हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 2, उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन थे। तो वो हम इस वीडियो में देखें। मैथ्स और साइंस के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम मैथ्स के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, 31 से लेके 60 तक। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ बी डी इज़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट, और कुछ एंगल हमें दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हमें दिया गया है। उसके बाद सी बी डी जो 12x दिया हुआ है, ए बी डी 7y, ए डी बी 60 एंड सी डी बी इज इक्वल टू 28। अब पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो यहाँ पे जो डायगोनल बी डी है वो ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करता है, क्योंकि दोनों ए बी और सी डी दोनों ही पैरेलल लाइन्स है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60/12, 12 5 60 हो जाएगा। और उसी तरह से 7y इज इक्वल टू 28 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 28/7 इज इक्वल टू 4। तो हमें पूछा क्या है, 2x + 3y। तो x की जगह पे हम 5 वैल्यू रख देते हैं और y की जगह पे 4। तो 2 5 10 एंड 3 4 12, दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। A student listed the following properties of rational number, which one is are correct। तो यहाँ पे हमें करेक्ट कौन से वो बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर जिसमें ज़ीरो नहीं होता है, उससे बड़ा होता है होल नंबर जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, उससे बड़ा होता है जिसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं इंटीजर, और उससे भी बड़ा होता है रेशनल नंबर। तो हमें यहाँ कहा है कि रेशनल नंबर इज़ इंक्लूडिंग इंटीजर। तो रेशनल नंबर यहाँ पे है तो वो इंटीजर इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाले दो ही ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो बाकी के निकाल दो पहले ही। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बचा। अब सेकंड बोल रहे हैं कि जीरो इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, जीरो होल नंबर में आ जाता है और होल नंबर पूरा ही रेशनल नंबर में होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें से कहीं भी अगर बी हो तो वो निकाल दो। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड सी। और तीसरा भी देख लेते हैं कि ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर्स। तो हाँ, फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर होते, पर उस ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं थी, उससे अलावा भी हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p³ x + p² x - y - py + z - z इज। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे कि हम क्या करते हैं, p³ x को वैसा ही रखते हैं, p² को अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, p² x - p² y। उसी तरीके से p को y के साथ और p को z के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो p² कॉमन निकाल देते हैं, तो p² x p + 1 हो जाएगा। यहाँ पे p² y कॉमन निकाला, py सिर्फ, तो अंदर यहाँ पे एक p बचा और यहाँ पे py बाहर चला गया तो 1, और यहाँ पे सिर्फ z निकालते -z, तो अंदर p + 1। तो सब में क्या कॉमन आ गया, p + 1 p + 1 p + 1। तो उसे हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, p² x - py - z। तो हमारा ऑप्शन हमें दिख गया, ऑप्शन 3 वो हमारा इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, इज़ x एंड मीडियन ऑफ डेटा रिप्लेसिंग 33/3 एंड 8/18 एंड अबव डेटा इज़ y। तो रिप्लेस करते हैं तब मीडियन y आ जाता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन y एंड x। तो मीडियन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इन सबको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और वो कितने ऑब्जर्वेशन है वो हम लिख देंगे। तो मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 3 7 8 15 17 जहाँ पे जाता है 30 तक, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 10। अब ऑब्जर्वेशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि मीडियन के दो फॉर्मूला है, इवन के लिए और ऑड के लिए अलग अलग होता है। तो देखो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, n + 1/2 टर्म। ओके, ये फॉर्मूला है, पर यहाँ पर हमारा नंबर इवन है इसलिए हमारा फॉर्मूला होगा n/2 टर्म + n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो n/2 यानी 10/2 कितना होगा, 5th टर्म 17 और 6 टर्म होगा 21। उसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि इवन के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म + n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 5th टर्म n की जगह पे 10 रखेंगे तो, और उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 + 1th टर्म। तो 5th टर्म हमारी 17 है और 6 टर्म 21। 17 + 21 कितना हो जाएगा, 38/2। तो यहाँ पे 19 आंसर आ जाएगा, जो कि मीडियन हमें दिया हुआ है x। तो हमें x मिल गया। अब हम y ढूंढते हैं, बट y ढूंढने से पहले हमें बोला है कि 3 को 33 की तरह लिख दो और 8 को 18 की तरह, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले असेंडिंग में चाहिए। तो मैं वापस इसे रीराइट करके लिख लेता हूँ, इसको असेंडिंग में लिख देता हूँ।
ओके 7, 15, 17, 18 और उसी तरह से लिख लिया। अब वही फॉर्मूला हम वापस रिपीट करेंगे, और तो है ही, सॉरी इवन तो है ही, तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, तो फिफ्थ और सिक्स टर्म इस बार हो जाएंगे 21 एंड 23 डिवाइडेड बाई 2, 44/2 इज इक्वल टू 22। तो y कितना आ गया 22 और x 19, दोनों का डिफरेंस मांगा था हमें, तो 22 में से 19 जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 35। 3 numbers are in the ratio 2:3:4 and the sum of their cubes is 33957. What is the sum of these numbers? ओके, तो सबसे पहले रेशियो में दिया है तो इसको एक वेरिएबल के साथ लिख लेते हैं कि सपोज पहला जो नंबर है वो 2x है, सेकंड नंबर 3x है और थर्ड नंबर 4x है। अब उन तीनों का क्यूब का जो सम है वो हमें दिया है 33957। तो 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 3x का 27x क्यूब एंड 4x का हो जाएगा 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957। अब 8 और 27 हो जाएंगे 35 और 64 हो जाएंगे 99x क्यूब। तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 33957 डिवाइडेड बाय 99। ओके, तो यहाँ पे 99 को मैं 9 इंटू 11 से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 11 से डिवाइड होगा तो 3087 इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 3087 डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 343। अब सामने x क्यूब है, तो किसका क्यूब होता है जो 343 होता है, तो हमारा आंसर होगा 7। x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7, 343 का क्यूब रूट क्या मिल जाता है 7। अब हमें कहा गया था व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर, तो पहला नंबर था वो 7 2 ज़ा 14 होगा, दूसरा 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, 3 नंबर होंगे, और तीनों के एडिशन हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 63। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12 इज। अब देखो पॉलीहेड्रॉन में वर्टिसेस, एज और फेसेस किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। ये जो लाइन होती है इस फिगर में ये पॉलीहेड्रॉन है। ओके, तो एज इसे कहते हैं, और फेस जो ये ऐसे फ्लैट सरफेस होता है उसे फेस कहते हैं, और वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन से ज़्यादा लाइन मीट करे उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टाइसेस। तो इसके लिए यूलर का पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मूला है v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हमें जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे रख देते हैं कि वर्टिसेस हमें 10 दी है, फेस जो है वो हमें x दिया हुआ है, और एजेस हमें दिया हुआ है 15। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 10 माइनस 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। बट हमें आंसर पूछा है 3x माइनस 12 का, यहाँ पे ऑप्शन में 7 भी है तो बिट कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट 3x माइनस 12 इज इक्वल टू रख दिया है। तो 3 इंटू 7 माइनस 12, 3 7 ज़ा 21 माइनस 12, आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। यहाँ पे हमें x बाई वाई इज इक्वल टू -1/3 रेज टू -3 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज टू -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं x बाई वाई की वैल्यू को। तो मैं इसे किस तरह से लिख लेता हूँ कि पावर हम पॉजिटिव में ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी रहे। 3 बाई -1 रेज टू डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 रेज टू 4, अगर इनसे इन्वर्स कर देंगे तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 2/3 रेज टू 4 हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई और करते हैं तो 3 3 टाइम्स लिखेंगे, नीचे 3 4 टाइम्स, 2 4 टाइम लिखेंगे तो 16, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -16/3। ये तो x बाई वाई आया। अब हमें पूछा है x बाई वाई प्लस y बाई एक्स, तो यहाँ पे हम इसलिए लिख सकते हैं x बाई वाई -16/3 और y बाई एक्स -3/16। तो 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, नीचे 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे माइनस तो -265/48, बट इसका हमें इन्वर्स बोला गया था तो हमारा आंसर आ जाएगा -48/265। अब देखो एक और तरीका है इसको करने का, यहाँ तक तो हमें जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा हम इसी को ही सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ से निकाल सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे वाई नीचे था 3 का स्क्वायर 9 और नीचे माइनस दोनों में से किसी भी एक को दे दो तो रिजल्ट माइनस में रहे, 16 3 ज़ा 48, और इस तरह से भी हम निकाल सकते थे इसको, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, और उसके बाद इन्वर्स फाइंड करना। तो हमारा आंसर फाइनल है -48 डिवाइडेड बाई 265। क्वेश्चन नंबर 38। कॉन्सेप्ट वॉज लेबल एज स्कीमा बाय, ओके, तो ये स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। x इज इक्वल टू
1.011 और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे नंबर नहीं बोल रहा हूँ। देन व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स, एक्स की जगह पे दिया है क्या एक्स में ऐड किया जाए कि आंसर हमें 1.1 मिल जाए। तो हम सबसे पहले एक काम करते, इन जो प्लस वाले उन तीनों का एडिशन हम कर लेते ताकि कंफ्यूजिंग ना हो पहले। ओके 1.011 एंड 10.11, यहाँ पे 0 लिख देते, 0.1011 और यहाँ पे भी 0 आ जाए। तो इन तीनों का हम एडिशन कर देते तो हमें एडिशन मिल जाएगा 11.2221। अब इन तीनों का एडिशन 11.221 है, उसमें से 12.101 निकालना है। ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है तो आंसर हमारा माइनस में होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से कि 12 में से 1.101 में से जाएगा तो माइनस आंसर आएगा 0.8789। अब ये पूरा सिर्फ x मिला और वो हमें माइनस में मिला यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बड़े नंबर से छोटा इसलिए यहाँ पे प्लस रखा। बाकी इन दोनों का आंसर हमें -0.8789 रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि x में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर 1.1 आएगा। तो मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ, x प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 1.1। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है -0.8789, उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के ऑपोजिट जाएगा तो, और इन सब का हम एडिशन करेंगे तो हमें एडिशन मिल जाएगा 1.9789। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये सारे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वो करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, वो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। Teacher conducted an oral assessment in a class and found that RAM can speak definition of all types, odd, even, prime and composite accurately, but not the identify the number of separately when the given set of numbers. ओके तो उसे डेफिनेशन याद है पर वो नंबर को सेपरेटली नहीं सेट कर सकता, तो उसके लिए क्या होगा अप्रोप्रिएट सिचुएशन। फर्स्ट देखते हैं, राम हैज़ अ गुड मेमोरी बट लेक प्रैक्टिस, राम हैज़ अ गुड मेमोरी बट लेक कॉन्सेंट्रेशन, राम हैज़ अ गुड मेमोरी बट लेक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड राम हैज़ एनालिटिकल एबिलिटी। अब देखो उसे गुड मेमोरी तो है क्योंकि उसको डेफिनेशन याद है, यहाँ पे लेक प्रैक्टिस हो नहीं सकता क्योंकि उसने प्रैक्टिस की होगी तभी तो डेफिनेशन याद होगा, तो इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो उसे डेफिनेशन ही याद नहीं रहती, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन सही है कि राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसे अभी ठीक से समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। A shopkeeper sells an article for 324 after giving discount of 28% on mark price. The cost price of article is 300 और वो वापस उसी आर्टिकल को 18% डिस्काउंट पे बेचेगा, तो उस बार उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के मैंने कुछ फॉर्मूला दिए यहाँ पे, ये आप अगर याद कर लोगे तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आएगा तो फॉर्मूले से डायरेक्ट आप कर लोगे। तो पहले मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा अलग तरीके से इसी फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस है 324, तो सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूला देख लो इसमें से, और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए हमारा लास्ट फॉर्मूला लगेगा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, तो उसकी मदद से हम मार्क प्राइस निकाल देंगे। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं सारी चीज़ें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो हमें जो जो चीज़ें पता है, सेलिंग प्राइस 324 और डिस्काउंट परसेंट 28 हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके तो 1 माइनस 28, तो 100 में से 28 जाएंगे तो 72 बचेंगे। ओके तो 72/100। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 324 है वो 18 का स्क्वायर होता है, और 18 4 जा 72 होता है। ओके और 4 25 जा होता है, 25 इंटू 18 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके नीचे भी दिया हुआ है। ओके तो हमें 18 इंटू 25 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 450 मिलेगा। ओके आप कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 25 8 जा 200, तो 20 पावर में जाएगा, 25 125 और 45 एडिशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसी स्पीड बढ़े इसलिए, तो मार्क प्राइस हमें 45 मिल गया। अब मार्क प्राइस मुझे 45 मिल गया और कोस्ट प्राइस अभी 300 दी हुई है और 18% अब भी डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर 18% डिस्काउंट दे रहा है तो फिर से सेलिंग प्राइस नहीं बनेगी, तो मुझे मार्क प्राइस मिल गई, तो मैं यही फॉर्मूला वापस रखता हूँ, SP इज इक्वल टू MP 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100। बट इस बार मुझे सेलिंग प्राइस नहीं पता है दोबारा, क्योंकि वो वापस 18% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्क प्राइस 450 एंड डिस्काउंट इस बार कितना दे रहा है, 18। तो 100 में से 18 जाएंगे यहाँ पे, तो आई थिंक 82 बचेंगे। तो 450 82, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 9 जा एंड 5 2 जा, और ये 5 2 41 जा हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 369 सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगी 369। तो अब सेलिंग प्राइस मुझे 369 मिल गई, CP मुझे 300 मिल गई, तो प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये फॉर्मूले से मिलेगा।
तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। तो SP हमारे पास कितनी है 369, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 0 0 कट हो जाएंगे, CP 300 है इसलिए, तो 3 डिवाइड में आएगा, तो 369 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 123 हो जाएगा। तो 123 100 उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 123 में से 100 जाएंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा 23%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अब देखो ये तो बाय फॉर्मूला है, पर अगर आपको ये जो फॉर्मूले है याद नहीं रहते तो इसी को समझने का एक और तरीका है, आप कॉन्सेप्ट से समझ जाओ तो बेटर है कि उससे अच्छे से समझ पाओगे। अगर मान लो कि मार्क प्राइस x है, ठीक है, तो उस पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 28%, तो माइनस 28% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो बच के उसके पास आंसर कितना बन रहा है 324। तो x कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस 28 बाई 100 होगा इज इक्वल टू 324। तो वही आता है, 100 में से 28 जाएंगे तो 72 बाई 100 324 जो यहाँ पे आया था। ओके, इसे मैं हटा के दिखाऊँ तो यही फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है मार्क प्राइस है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस कितना मिल जाएगा 450। ओके, अगर फॉर्मूला ना याद रहता हो तो मार्क प्राइस मुझे 450 मिला, तो 450 मार्क प्राइस मुझे मिला, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था 300, तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 150 वहाँ पे उसका प्रॉफिट था उस टाइम पे। अब मार्क प्राइस मुझे 450 पता चल चुका है, ठीक है, तो 450 पे वो वापस कितना डिस्काउंट दे रहा है 18%, तो इसका मैं 18% अगर निकालूँ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा और 2 9 जा 9 9 जा 81, तो इस बार वो 81 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। तो 450 में से अगर मैं 81 माइनस करूँ, 44 में से 8 जाएंगे 30, तो 369 इस बार वो सेलिंग प्राइस ले रहा है 369। अब बेच लाया कितने में था 300 में, तो 369 और 300 में डिफरेंस कितना होता है 69, और लाया था 300 में से ले नीचे प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, और नीचे 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 323 जा 69। तो इस तरह से भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, पर अगर आपकी उसमें स्पीड अच्छी हो तो, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। एसएससी की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है तो वो समझ में आएगा, अदरवाइज आप ये फॉर्मूले से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ टू नंबर इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ देन अदर नंबर लाइज बिटवीन। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट है दो नंबर की x या y ले लेते हैं -40/3, एक नंबर और ले लेते हैं जो -5/2, तो y की जगह पे -5/2 ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा और 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16/3 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिला 16/3। अब बोला है उसका जो रेसिप्रोकल है वो कौन से नंबर के बीच में लाई करता है। रेसिप्रोकल मीन्स 16/3 को उल्टा लिख लेते हैं हम 3/16, और यहाँ पे मैंने उसका पॉइंट वैल्यू भी लिख दिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी पॉइंट वैल्यू होती है 0.1875। अब देखो इसकी वैल्यू 0.1875 है। अगर वैसे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपको दिखेगा, पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। 1/3 क्या होता है 0.3, और 1/4 क्या होता है 0.25 अप्रॉक्सीमेट होता है। ओके, 0.25, तो यहाँ पे 0.18 है, इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं। सेम अगर 1/4 को 0.25 यहाँ पे होगा, 1/5 0.2 होगा, तो उसके बीच में भी ये नंबर नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पैसे ही निकल गए। अब हमें एक्चुअली चेक करना है, ये है 0.2। ओके, तो हमें 9/50 ही चेक करना है, सारे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तभी हमें पता चल जाएगा। तो 9/50 अगर हम निकालें कुछ इस तरह से 0, तो 50 1 जा 50, 40 बच जाएगा, यहाँ पे एक और 0 लेंगे तो 15 8, तो ये कितना आएगा 0.18 आएगा। ओके, और उसके 0.18 आता है, तो उसके बाद का नंबर शुरू होता है, तो ये ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में होगा। मैंने सबकी वैल्यू निकाल के रखी है एक्चुअली कि 3/20 की 0.15 होती है और 9/50 की 0.18 होती है। ओके, तो और यहाँ पे 0.18 और 1/5 की 0.2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। A class 6 mathematics teacher posed the following problem to her student. A morning walk, 3 persons started together. Their step measures 70 cm, 85 cm, 95 cm actively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? देखो यहाँ पे मिनिमम जो वर्ड है उसी से पता चल जाना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट है LCM का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। A student was given the following problem on percentage to solve.
or the percentage of decrease if the population of city decreased from 28,000 to 26,500. Then wrote the following solution. एक बच्चे ने सॉल्यूशन लिखा है, क्या सही है गलत, उसके हिसाब से ऑप्शन हमें 4 चेक करने हैं, 1 to 4. तो ओरिजिनल पॉपुलेशन 28,000 थी, न्यू पॉपुलेशन 26,500, तो उसने उसका परसेंटेज कुछ इस तरह से निकाला जो कि गलत है. ओके, चलो हम 1 by 1 ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन 4 देखते हैं. स्टूडेंट हैज़ मेड अ केयरलेस मिस्टेक. अब देखो केयरलेस मिस्टेक, उसको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो पता है कि फ्रैक्शन होता है और मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये केयरलेस ऑप्शन तो आएगा नहीं. थर्ड देखते हैं. शी डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. शी एक्चुअली नोज द परसेंटेज कॉन्सेप्ट बिकॉज फ्रैक्शन है और उन टू मल्टीप्लाई 100 किया हुआ है, तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा. स्टूडेंट हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली. ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 28,000 26,500 का, और वो डिफरेंस ऊपर होगा और 28,000 नीचे होगा और उसके बाद उसका परसेंटेज निकलेगा. तो ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही होता है. स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड. उसे डिक्रीज, उसने सिर्फ यही पोर्शन ऊपर रख दिया और परसेंटेज निकाल दिया. ऊपर क्या लिखना था, डिफरेंस निकालना था, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20. इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज p, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 इज. अब देखो दो एंगल है और दोनों ही सप्लीमेंट्री है, तो उनका एडिशन 180 होगा. सबसे पहले तो एक तो p दिया हुआ है, तो x प्लस p इज इक्वल टू 180. मैं एक को x मान लेता हूँ, दूसरे को p. अब उनका डिफरेंस 20 दिया हुआ, तो p स्मॉलर है तो मैं उसे नेगेटिव रखूंगा, तो x माइनस p इज इक्वल टू 20. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 200 आएगा. हमने प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगी 100. अगर x 100 मिल गई तो मुझे p क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, तो p इज इक्वल टू 80. अब हमें वैल्यू निकालने को कह रहा है 3p माइनस 50 की, तो हम यहाँ पे रख देते 3p माइनस 50. p की वैल्यू 80, 3 8 24, 0 माइनस 50, 240 में से 50 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 190. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. x varies inversely as y when x is equal to 3.5 and y is equal to 2.4. What is the value of y when x is equal to 5.6? अगर x varies inversely करता है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x 1 by y, और उसे इक्वल टू लिखते हैं. यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, x is equal to k by y. अब हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, 3.5, और y की वैल्यू 2.4, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3.5 इंटू 2.4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पॉइंट पे बिना ही करता हूँ. 24 5 हो जाएगा 120, 12 पावर में चला जाएगा, 24 3 हो जाएगा 72, और 12 को प्लस करेंगे तो 840. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 840. बट 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो सिर्फ 8.4 होगा, इसलिए यहाँ पे 8.4 लिखा हुआ है. ओके, यहाँ ये 0 है, तो k इज इक्वल टू क्या है, 8.4. अगेन अब हमें x की वैल्यू 5.6 दी है और k की वैल्यू हमें पता है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है. तो 5.6 इज इक्वल टू 8.4 बाय y, तो y ऊपर चला जाएगा, तो 8.4 डिवाइडेड बाय 5.6. पॉइंट यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो 10 आएगा बोथ साइड वो कैंसिल हो जाएगा. तो 12 7 जा 84 और 8 7 जा. ओके, उसके बाद भी 3 4 जा और 4 2 जा, तो 3/2 का आंसर आता है 1.5. इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 में सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिकल क्लासरूम. अब देखो स्प्रेडशीट कोई छोटा बच्चा तो यूज़ करेगा नहीं. ओके, और जियोजेब्रा, तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो काफ़ी जब ज़्यादा पढ़ते हैं हम कॉलेज लेवल पे, उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफली. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, कि अबाकस बच्चों को सिखाते हैं और कंप्यूटर का यूज़ हम सब करते हैं. तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बी एंड सी. Question number 48. National Education Policy 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. Which among the following are correct in the context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? Okay, तो देख लेते हैं कि sports integrated pedagogy mathematics classroom में कैसे ऑप्शन सही बनते. ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हुए. तो सबसे पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शेल बिकम एंजॉयफुल, तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, पर आगे देखते हैं. बी, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, तो ये ऑप्शन गलत होगा. इंटीग्रेटेड टेक्निक की यूज़ की जा रही है बात, तो ये गलत होगा.
ऑप्शन सी, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड टू बी अवॉइडेड, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और डी, अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट देयर आर मैनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड इन अ टीचिंग मैथमेटिक्स, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड डी सही होगा, जो कि होगा ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 49, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस of a right circular cylinder is 440 centimeter square. The circumference of it is 110 centimeter and its volume in meter cube. तो पाई हमें 22/7 यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो सर्कमफरेंस दिया हुआ है तो उसे हम लिख लेते हैं 2πr = 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 110 2 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो 55/पाई हो जाएगा। पाई को मैं वैसे ही रखता हूँ, भले हमें 22/7 दिया गया है पर नेक्स्ट आगे जाके कट होने वाला है, इसलिए मैं इसे रह देता हूँ। तो r = 55/पाई सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि सी ए से दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ए से ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πRh, तो हमें वो दिया है 440 2π 55/पाई, r की वैल्यू हमने लिख ली और h, तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचा क्या 2 × 55। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो 2 और 55 नीचे चले जाएंगे, तो ये 2200 हो जाएगा और यहाँ पे 55, तो यहाँ 11 × 5 लिख सकता हूँ, 11 5 जा 11 2 जा और 5 200 डिवाइडेड बाय 5 बचा, तो 5 4 जा 20, तो h हमें मिल जाएगा 40, तो h हमें मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमें r और h दोनों ही मिल गए, तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो V = πr²h, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो पाई r² 55/पाई 55/पाई × 40, तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब एक पाई बचा है तो उसकी वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे, वरना खामखा यहाँ पे लंबा होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं लिखी। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 22/7, तो 11 5 जा और 11 2 जा और ये 2 20, तो 20 × 7 × 55 × 5, तो उन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पूछा है मीटर क्यूब में, ओके, तो सेंटीमीटर 1 मीटर = क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो यहाँ पे क्यूब है इसलिए यहाँ पे हमें 100 100 और 100 3 बार, क्योंकि क्यूब में है इसलिए, तो यहाँ एक 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 0 है तो 0.0385 मीटर क्यूब आंसर हमारा बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 0.0385 मीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, अ बॉक्स ओपन at its top is made of wood of thickness 3 cm. Its external length, breadth and height given 1.48 meter, 1.16 मीटर, 83 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी दोनों मीटर में दिए हुए हैं, ओके। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट 150 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बॉक्स देख लेते हैं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा बॉक्स हो ऐसा ज़रूर नहीं। अब हमें यहाँ पे दिया है 1.48 मीटर और ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सारे ही क्वांटिटी को हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.48 मीटर 148 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.16 मीटर जो 116 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में ही है ऑलरेडी। अब मान लो कि ये जो लेंथ है वो कितना है, हमें दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर। अब ये बाहर का एक्सटर्नल है, अंदर से ये तो थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो ये 3 है ऐसा बोला हुआ है, और ये भी 3 है, तो दोनों तरफ 3 3 यानी कितना जाएगा 6, तब जाके मुझे यहाँ पे ये लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 148, उसमें से मैं 6 निकालो, 2 3 जा 6, तो 142 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम तरीके से ब्रेथ का भी होगा कि अगर यहाँ पे ये जो है वो 116 है सॉरी, तो उसमें भी यहाँ पे जो ये 3 है और ये 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। और h, तो ऊपर का जो बॉक्स है वो हम वुड थिकनेस कितना दिया हो 3 सेंटीमीटर, उसको हम निकालेंगे तो पूरी हाइट में से 3 सेंटीमीटर जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर बचेगा। अब हम आगे निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या कहा गया है कि उसका बॉक्स निकाल दिया, यानी ऊपर से खाली है। अगर ऊपर और नीचे खाली हो तो तब लेटरल सरफेस एरिया लगता है क्यूबॉइड का 2h × l + b। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ इनर बॉक्स निकालें तो ये लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे का खाली। अब सिर्फ ऊपर का ही बॉक्स हटाया, नीचे तो पेंट लगेगा, तो नीचे का जो पेंट है वो लेंथ × ब्रेथ है, इसलिए ये एक्स्ट्रा प्लस लेंथ × ब्रेथ लिखा हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ टोटल इनर बॉक्स क्या होगा, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया, और उसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन बचा जिसमें एल और ब्रेथ है वो भी लगेगा, क्योंकि नीचे पेंट होगा, नीचे खाली नहीं है, सिर्फ ऊपर से खाली है, इसलिए 2h × l + b + lb। अब सारी क्वांटिटी हम रख देते हैं यहाँ पे, 2 × 80 142 + 110 + 142 × 110, तो 2 × 80 160 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 252,
और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 15620। अगर आप ये 0 है 142 इंटू 11 करना चाहते हैं तो 11 की ट्रिक आप यूज़ करें तो फटाफट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो 2 वैसा का वैसा रहेगा, 2 + 4 6, 4 + 1 5 और 1 वैसा का वैसा, इसलिए 1562 आ जाएगा और 0 उसके पीछे लग देंगे। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद 250 इंटू 160 करना है तो उसका आंसर आ जाएगा 40320, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही। उन सबको हम प्लस कर देंगे तो 55,940 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें पूछा है यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर पे रेट निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको मीटर स्क्वायर में निकाल देते हैं। तो जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में क्यूब में निकाला था, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 कट जाएगा और नीचे 3 0, तो 5.5940 मीटर स्क्वायर का आंसर आएगा। अगर 0 नहीं कट करेंगे तो वैसे ही दिखेगा 5.5940 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीस दिया हुआ है 150, तो 5.5940 का कितना होगा उसे मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें मिलेगा 839.10, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड। सारे कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड DEF दिया हुआ है, B90 है, BC 8 है, A40 है, D 8 सेंटीमीटर, F40 एंड E90 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो जो हमें दिया गया है वो देख लेते हैं। तो B90 है तो B यहाँ पे होगा, और उसके बाद E भी 90, तो B और E एक साथ होंगे यहाँ पे क्योंकि हमें क्राइटेरिया बताना है, तो ये 90 हो गए। उसके बाद A जो है वो 40 है तो मैं A यहाँ पे ले लेता हूँ, F40 है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो बाकी बचा जो एलिमेंट है वो यहाँ आएगा C और D। तो ABC के साथ कौन आया FED, तो ABC के साथ FED ऑप्शन हो वही रखो, बाकी सारे कैंसिल कर दो। यहाँ DEF कैंसिल, यहाँ DEF ये कैंसिल, FED बस ये बचा सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे 90 है, ये भी 90, ये 40, ये भी 40। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक और चीज़ दी हुई है, BC 8 है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहाँ पे D 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दो एंगल सेम है और उनके बीच की साइड नहीं है, अदरवाइज AS हो जाता है। ओके, तो पर यहाँ पे तो ऑप्शन में भी RHS और AS दिया हुआ है तो अच्छी बात है, दो एंगल और एक साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, हाइपोटेनस का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इस वरना RHS हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। 3 consecutive integers such that when they are taken increasing order and multiply with 3, 5, 2 respectively and they add up to 99। अब consecutive integer में जो 1, 2, 3, 4 उसे consecutive कहा जाता है। हमें नहीं पता कौन से consecutive दिए हुए, इसलिए हम मान लेते हैं एक x है, दूसरा x+1, तीसरा x+2, एक एक ऐड करते जाएंगे। अब हमें कहा है उन सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3, 5, 2 से, तो पहले वाले को 3 से करते हैं 3x, दूसरे वाले को 5 से करें तो 5x + 5 हो जाएगा, और लास्ट में 2x + 4 हो जाएगा, 2 2 = 4 इज इक्वल टू एडिशन कितना हो जाएगा 99। 3x + 5x + 2x, तो इसका एडिशन आ जाएगा 10x, 5 + 4 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस, 99 में से 9 जाएगा तो 90, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। अब हमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला 9 था तो दूसरा 10 होगा और तीसरा 11 होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एडिशन 9 और 11 का क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू शो द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे A और B, ये दो कंडीशन दी हुई है। द हाइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एथलेटिक्स मीट, सेकंड द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 9 AM to 9 PM। अब देखो इसमें कौन सा ग्राफ आएगा, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन तो बाद में देखते हैं। हाइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट, अब हाइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट को हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी की हाइट 110 है और किसी की 120 है, ओके, तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 110 से 130 के बीच में जितने भी आएंगे, या 115 का कोई हो सकता है, 120 का कोई हो सकता है, 125 का कोई हो सकता है, तो इसके बीच में 3 आ सकते हैं। वैसे ही 130 से लेके 150 के बीच में शायद 4 एथलीट आए, या 150 से लेके 170 में लेके 5 एथलीट आए, तो इस तरह से ये शो करता है। तो ये जो हम प्रोसेस हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, हिस्टोग्राम में करते हैं। ओके, सेम तरीके से आप सेकंड भी ऑप्शन समझ सकते हो कि 9 AM to 9 PM, तो 9 to 11 के बीच में 5 ट्रेन है, 11 से लेके 1 के बीच में 7 ट्रेन है, 1 से लेके 3 के बीच में 9 ट्रेन है, या ऐसा कुछ भी कोई भी डेटा हो सकता है, तो वो हम किस में करते हैं, हिस्टोग्राम में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन में हिस्टोग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन 4, टीच यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54।
8 digit number 9471x 9y2 is divisible by 72. Which of the following statement is not true? अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, 72 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक्स वाई रख के, ओके अच्छे से समझते हैं। तो इसमें हम 9 की डिविजिबिलिटी का रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि 72 में 8 इन 9 जा 72 होता है, तो 9 से जो डिवाइड होगा वो पूरा इस नंबर डिवाइड होगा ही, 72 से जो डिवाइड होगा 9 से भी, क्योंकि 9 72 के फैक्टर में आ जाता है। तो मैं इसको 9 की डिविजिबिलिटी से टेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखो 9 और 4 13, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसका एडिशन करो और 9 के टेबल में आ जाए तो उससे डिविजिबल होता है, इसलिए मैं एडिशन कर रहा हूँ। 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 32, तो 32 मिल गए। अब मुझे x और y ऐसे दो नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल होते होंगे तो उसके टेबल में आएंगे। तो 9 के टेबल अगर मैं बोलूँ 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, तो अगर दो नंबर ऐसे आए जिनका एडिशन 36 और 45 तक पहुंचता है तो वो डिविजिबल होगा। हमें नॉट पूछा है, नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं 8 और 5 13, ओके 8 और 5 13, तो 32 में मैं 13 करूंगा ऐड तो 45, तो ये डिविजिबल होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हमें नहीं होगा वो पूछा है। 4 और 9 13, तो अगेन 45 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 और 1 ले लो, फोर्थ ऑप्शन ले लो। 3 और 1 4 होते हैं, 32 में 4 ऐड करो तो 36 भी 9 के टेबल में आता है, तो ये भी डिविजिबल होगा। 9 और 5 14, तो 32 और 14 करोगे आप तो 46 होगा, जो कि 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 3, ये रखने से नहीं होगा। आप 8 की डिविजिबिलिटी भी यूज़ कर सकते थे, जो चाहो आप कर सकते हो, लास्ट 3 डिजिट वाली, बट 9 की बेटर है, वो ईजी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस, तो हमें ABC ऑप्शन चेक करना है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जाम पैटर्न्स, हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस फॉर्मूला एंड सिंबल ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आई थिंक थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अभी देखते हैं C, स्टूडेंट यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम, था है, ये हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन A और C चेक करो यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 सही है, B नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 56, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टन, the pie chart constructed for the above data, what will be the angle of sector representing the apples? अब देखो जब भी पाई चार्ट दिया जाए तो उसमें जैसे परसेंटेज में कैसे फ्रैक्शन होता है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई चार्ट जब भी आए तो उसे किससे मल्टीप्लाई करो, 360 से। हमें किससे पूछा है, ओके मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि एप्पल कितना है 56, और नीचे उसका एडिशन, सबका एडिशन 56 बाय सबका यहाँ पे एडिशन करोगे तो 210 मिलेगा, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 360 से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके 7 8 जा 56, नीचे 21 को 7 3 जा लिख देंगे, 7 7 कैंसिल, 3 12 जा 12 8 जा 96। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पाई चार्ट में, सो मल्टीप्लाई 360 से करो, जो भी पूछा है उसको न्यूमरेटर में रखो, टोटल डिनोमिनेटर में रखो, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम का एरिया है वो रेक्टेंगल्स के साथ इक्वल होता है, यहाँ पे बोला है, और रेक्टेंगल की साइड का रेशियो कितना है 3:2। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? तो सबसे पहले हम जो बोला है वो कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, पैरेलल साइड कौन सी 11 और 25 है, और L इंटू बी, तो हमें L इंटू बी रेशियो दिया हुआ है, तो इसे हम 3x और 2x में लिख देंगे, x लगा के वेरिएबल लगा के, 11 25 3x इंटू 2x, तो 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, 25 और 11 हो जाएंगे आई थिंक 36, तो 6 11 और 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो टाइप करके रखा हुआ है वो इस तरह 11 + 25 36 हो जाएंगे, तो इसे हम 18 से कट करेंगे। ओके, तो 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 3 6 और 2 6, तो 6 इंटू 6 36, और सामने स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो x हमें 6 मिल गया, तो मुझे ये 6 3 क्या मिल जाएगी 18 एक साइड मिल जाएगी, और 6 2 12। अब हमें पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L + B, तो 18 और 12, 18 + 12 हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। A इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर?
एंड x इन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब इसके लिए पूरा आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा कॉमन तरीके से सोचो तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सिर्फ मैं -2 को देखता हूँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को देखो तो -2 + 3 कितना होगा 1, और यहाँ पे -4 तो 1 में से -4 जाएगा तो -3, और यहाँ पे -d है इसलिए इसका उल्टा -1। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने कुछ भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं और एक्स भी नहीं लिखा, उसी तरह से हम चलते। ये सिर्फ d माइनस में है तो उसके कोएफिशिएंट जो भी लिखेंगे इसके उल्टे लिखेंगे। तो देखो -2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 3 और एक्स स्क्वायर का -4, और यहाँ पे 1 है +1 है बट यहाँ पे माइनस पूछा है इसलिए यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा -1। अब किसका साथ में बोल रहा है x का, तो x का यहाँ पे कौन है 12, यहाँ पे -8 वैसा ही रहने दो, यहाँ x का है ही नहीं तो छोड़ दो उसे, यहाँ -x है पर वो माइनस में आएगा इसलिए +1 हो जाएगा कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट -1 था पर यहाँ पे माइनस नोटेशन था इसलिए प्लस, बस इसको सॉल्व कर देते। 1 और 12 13, 13 और 3 16, 16 में से सारे माइनस कर दो, -2 -4 -6 -7 और -15, तो 16 में से 15 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग? कम्युनिकेशन, पैटर्न एंड प्रोड्यूसर्स एंड डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। तो ये नेगेटिव है तो यही आंसर होगा हमारा, और मैथमेटिकल रीजनिंग नॉट पूछा है इसलिए डिस्पोजिशन ऑफ टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। In a triangular PQR, P is equal to 55, QR is equal to 18 cm. In which of the following cases triangular PQR can be obtuse scalene triangle? अब देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए पर इसी वर्ड से हमारे 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। स्केलन का मतलब क्या होता है, तीनों ही साइड डिफरेंट हो। तो यहाँ पे 18 है तो जो साथ में 18 बोल रहे हैं ना वो ऑप्शन कैंसिल ही कर दो क्योंकि स्केलन है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन बचे, इसमें से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्केलन है इसलिए तीनों साइड डिफरेंट होगी तो एक इक्वल वाले दोनों ही निकाल दो। अब चलो हम ट्राइंगल देखते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ P यहाँ पे है, Q यहाँ पे और R यहाँ पे है। ओके, P 55 है, ओके, और QR कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। अब ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज होने वाला है। ऑब्ट्यूज मतलब जिसका एंगल 90 से ज़्यादा हो, 90 हो तो राइट एंगल है। तो 55 है यहाँ पे, अगर मैं R 65 लेने जाऊँ तो 55 और 65 5 और 5 0 सिर्फ ये, तो ये दोनों का एडिशन 110 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 70 हो जाएगा। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो दूसरा सोचो ही मत, वही हमारा आंसर होगा। ये पॉसिबल है कि 15 है और वो 18 से ज़्यादा होगा। ठीक है, उस तरह से आप सोच सकते हो। तो एक ऑप्शन बचा ऑप्शन 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा सीटेट का पेपर 2 जो जनवरी में हुआ था वो फिनिश होता है यहाँ पे। अब उसी तरह से मैं 2023 का भी पेपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और पेपर 1 का भी वीडियो जनवरी का इसी के बाद ही रिलीज़ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।